जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द मैन हु लिव्ड इन द शेल बाय एंटन चेखोव। अब जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो एक शेल में रहता था। अब शेल से क्या मुराद है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि शेल दो तरह के हो सकते हैं। एक तो जाहिरी तौर पर कि आप कि ये किसी ऐसे शख्स के बारे में है जो सिर्फ अपने एक घर के अंदर रहता था, या किसी बॉक्स के अंदर रहता था, या किसी केस के अंदर रहता था। और दूसरा शेल से मुराद बच्चे ये भी हो सकता है कि जब आप सिर्फ अपनी ही एक आइडियोलॉजी के अंदर सिमट कर रह जाते हैं, अपने खास सोच के जाविया बना लेते हैं और उसी जाविये के अंदर जीते हैं, और कोई भी नया आइडिया, कोई भी नई सोच, कोई भी नया ख्याल वो कभी आपको छू के नहीं गुजरता, बल्कि आप नोवेल्टी को या नई चीज को या चेंज को पसंद भी नहीं करते और अपोज भी करते हैं, उसकी मुखालफत भी करते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी बच्चे शॉर्ट स्टोरी है जैसा इसका टाइटल है। इसमें दो कैरेक्टर्स, एक इवन इवानिच है जो एक वेटनरी सर्जन है, और एक बर्कन है जो कि एक टीचर है, स्कूल टीचर है। ये दो बच्चे एक गांव के अंदर रात गुजारने के लिए जाते हैं। बुनियादी तौर पर हंटिंग करने के लिए जाते हैं और वहां पे रात आ जाती है तो रात वहां पे गुजारते हैं। मिरोनोसिट्स्कोय उस विलेज का नाम है। उसमें ये रात गुजारते हैं और क्योंकि इन्हें नींद नहीं आ रही तो उस दौरान ये एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। तो इवन जो है, इवन इवानिच, वो एक ऐसी खातून की कहानी सुनाता है जो कि कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं गई होती, जिसने अपनी सारी जिंदगी गांव के अंदर गुजार दी होती है। मावरा उसका नाम होता है, मावरा। और अपने घर के अंदर ही जिस तरह रोटी हांडी करते हुए, बाकी मामलात करते हुए, दिन को सूरज को तकते हुए, रात को मतलब है इसको चांद को देखते हुए, इसी में वो जिंदगी गुजारती है। ना ही वो गांव से बाहर गई, ना उसने कभी रेलवे देखी, ना उसने कोई और ऐसा चाम जिंदगी का देखा। और आखिरी 10 सालों में उसने बिल्कुल ऐसी लाइफ गुजारी और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। तो ये बात जब इवन बताता है तो बर्कन आगे से उसे जवाब देता है कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात हो। ऐसे बहुत सारे विलेजर्स हैं जो इस तरह की लाइफ गुजारते हैं, जो विलेज के अंदर सारी जिंदगी जीते हैं, जिनको ये पता नहीं होता कि उनके विलेज के बाहर और क्या हो रहा है, या आउटसाइड द विलेज व्हाट इज द लाइफ गोइंग ऑन। मैं तुम्हें एक ऐसे कैरेक्टर की बात बताता हूं जो बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का इंसान था, बल्कि वो उसे कहता है हर्मिट क्रैब। हर्मिट क्रैब और द सुनेल, कीड़े को कहते हैं, आपको पता है सुनेल। हर्मिट क्रैब से भी यही मुराद है। वो कहता है कि मेरे साथ एक कुलीग था जिसका नाम था बेलेकोव। कुलीग का बच्चे क्या था, बेलेकोव। बेलेकोव वो कहता है ग्रीक का टीचर था, यूनानी जबान का टीचर था, ग्रीक का टीचर था। और उसके बारे में मशहूर था, जो पहली बात ही वो बताता है कि वो घर से बाहर कभी उसने झांका तक नहीं,
जब भी वो घर से बाहर निकलता था, घर से बाहर झांकने से मुराद है कि घर से बाहर जब भी जाता था अम्ब्रेला उसके साथ होता था, गैलोशिस वो पहन के रखता था। गैलोशिस से मुराद ऐसे शूज होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं, वो पहन के रखता था। और कोट, वेडेड कोट पहन के रखता था, जिसे आप बरसाती टाइप कह सकते हैं, कि जो बारिश में उसकी हेल्प करे। और वो अम्ब्रेला एक किस्म का उसके लिए केस का काम करता था। और साथ उसने घड़ी रखी हुई थी। और जब भी वो बाहर निकलता था तो वो ये जो गैलोशिस हैं, ये जो अम्ब्रेला है और ये जो वेडेड कोट है, ये जरूर पहन के निकलता था, चाहे मौसम अच्छा था, चाहे मौसम बुरा था, चाहे बारिश थी, चाहे धूप थी, व्हाटएवर। तो पहली तो ये उसकी बात है जो बड़ी स्ट्राइकिंग है, जो बड़ी डिफरेंट है, जो राइटर हमें बताना चाहता है। फिर अपने साथ वो एक केस सा रखता था, छोटा सा। और जब भी कभी कोई पेंसिल उसने शार्पन करनी होती थी तो वो अपने केस में से नाइफ निकालता था, उसको शार्पन करता था। और आप देखेंगे ये सिंबल ऑफ केस बहुत सारा इस्तेमाल होगा। अभी मैं आपको सिंबॉलिकली नहीं इसकी तरफ जाना चाहता, आप इतना ही कर लें कि ये केस उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह शेल उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, कि उसने अपने आप को एक हॉल में कैद करके रखा हुआ है। और वो हॉल उसकी अपनी आइडियोलॉजीज का है, उसके अपने नजरियात का है, उसके अपने ख्यालात का है, जिसमें कोई भी नई चीज वो उसमें शामिल करने को तैयार नहीं है। उसकी अपीयरेंस भी बिल्कुल ऐसी है, अभी आप देख रहे हैं। फिर कहता है डार्क किस्म के ग्लासेस, जब भी वो ओपन हॉर्स कैरियज में जाता था, यानी कि कैरियज बग्गी टाइप में जब भी वो सफर करता था, तो वो क्या करता था बच्चे, डार्क ग्लासेस पहनता था। जर्सी पहनी हुई होती थी उसने, और अपने जो ईयर्स हैं उनमें कॉटन डाल लेता था। ठीक है, तो आप खुद उसे देख लें कि ये किस किस्म का इंसान था और ये तमाम चीजें वो करता क्यों था। ये बड़ी खूबसूरत लाइन है, एज इट वर अ केस टू आइसोलेट हिम, टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट एक्सटर्नल कांस्टेंट टेरर। ये रो भी इसीलिए उसने डाली हुई थी, कपास भी, और केस भी, ये सारी चीजें उसका हिस्सा इस वजह से थी कि वो बैरूनी हर चीज से घबराता था, डरता था और इसी तरह जिंदगी गुजारता था। खैर आगे चलते हैं बच्चे। अब उसकी तरफ मजीद आए। बेलेकोफ के जो ख्यालात थे, ये तो अपीयरेंस थी, अपीयरेंस आपको समझ आ गई होगी कि वो अम्ब्रेला रखता था, गैलोशिस पहनता था, वेडेड कोट पहनता था, केस रखता था, उसमें नाइफ रखता था, पेंसिल उसी से तराशता था। जब कभी बग्गी पे बैठता था तो ग्लासेस डार्क पहनता था, कॉटन अपने एयर्स में डाल लेता था ताकि एक्सटर्नल कोई चीज उसे डिस्टर्ब ना कर सके। ज्यादा हवा भी उसे पसंद नहीं थी। अब बच्चे, ये उसकी अपीयरेंस है। अब उसके ख्यालात पे आते हैं। तो बर्किन बताता है कि इस थॉट्स वर इन अ केस टू, उसके ख्यालात भी ऐसा लगता था जैसे कैद थे, एक हॉल के अंदर ही मौजूद थे। क्या मतलब, नई किस्म की कोई भी चीज वो परमिट नहीं करता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि ऐसे मैगजीन पढ़े, ऐसे रिसाले पढ़े, ऐसे इश्तिहार पढ़े जिसमें कोई नए टॉपिक पे बात हो, जिसमें कोई ऐसा टॉपिक हो जो मुनासिब ना हो। और वो मुनासिब टॉपिक कौन सा है जो नामुनासिब है, जिसमें कार्नल लव पे बात हो। कार्नल लव से क्या मुराद है बच्चे, इट स्टैंड्स फॉर सेक्सुअल लव। जिसमें ऐसी कुछ बात हो वो बिल्कुल उसको पढ़ता नहीं था। जिसमें कोई परमिशन की बात हो, कोई फ्रीडम की बात हो, कोई नोवेल्टी की बात हो, नई चीज की बात हो, ठीक है, इन तमाम चीजों को वो कभी भी पसंद नहीं करता था और कभी भी पढ़ता नहीं था, इनके बारे में पढ़ता ही नहीं था। और उसका फेमस सेंटेंस था, लेट्स होप
नो इविल विल कम आउट ऑफ इट। बस यही उम्मीद करते हैं कि इससे कोई बुराई ना आ जाए। अगर कोई उससे डिस्कस करता तो कहता कि यार अल्लाह करे इससे कोई बुराई, लेट्स होप नो इविल विल कम आउट ऑफ इट। तो ही ऑलवेज थॉट ऑफ द नेगेटिविटी फर्स्ट एंड द पॉजिटिविटी लेटर। हमेशा डाउटफुल रहता था, सस्पिशियस रहता था। उसे लगता था कि इससे बुराई आ सकती है, इससे बुरी चीज आ सकती है। फिर बच्चे हम इससे आगे चलते, वो कभी भी लॉ को वायलेट नहीं करता था। वायलेशन ऑफ लॉ उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। थोड़ी सी भी उसमें से अगर कोई कोई बंदा वायलेट करता तो वो उसे टोकता था और उसे बुरा लगता था बहुत ही ज्यादा। खुद तो वो पहले ही लॉ अबाइडर था, कोई लॉ को वायलेट नहीं करता था। फिर बच्चे एक और बात उसके बारे में देख लें कि वो बड़ा कंजर्वेटिव था अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स के बारे में वो पुराने ख्यालात का मालिक था। कोई भी नया आइडिया उसे पसंद नहीं था। जब भी कोई ऐसी बात होती जिसमें किसी स्टूडेंट्स को मार्क्स देने के हवाले से बात होती तो वो कहता कि आप ख्याल करें, इसको बहुत ज्यादा मार्क्स ना दें, इसके बिहेवियर को भी देखें कि इसका बिहेवियर किस तरह का है, उसके हिसाब से इसे मार्क्स दें, सिर्फ ये ना देखें। और बताता था दूसरों को भी इस बात पे टोकता था। और ज्यादातर स्टूडेंट्स के बारे में उसकी राय यही थी कि वो स्टूडेंट्स को नालायक समझता था, डंसिस समझता था और उसे लगता था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी काम की नहीं है। जी उसकी मजमूई तौर पर इनके बारे में राय थी। हत्ता कि हर चीज के बारे में इतनी नेगेटिविटी उसकी थी कि पीपल ऑफ द टाउन बिगन टू बी अफ्रेड ऑफ इट। लोग उससे डरने लग गए थे कि ये किस किस्म का इंसान है। और इस तरह के ख्यालात उसने क्रिएट कर लिए थे कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो ओवरऑल भी हर चीज में जिस तरह वो था कि बहुत ही ज्यादा सस्पेक्टेड हो जाता था, बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जाता था, वो भी चीजों के बारे में सस्पिशियस होने लग गए थे। अब बर्किन बताता है कि मैं और बेलेकोव हम एक ही घर के अंदर रहते थे। उसी फ्लोर पे वो रहता था जिस फ्लोर पे मैं रहता था। और मेरा जो रूम का दरवाजा था वो ऑलमोस्ट उसके बिल्कुल सामने था, जहां पे उसके रूम का दरवाजा था। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी थे और समझते भी थे। और उसकी रूटीन बिल्कुल सेम थी। उसने अपनी रूटीन लाइफ की, जिस तरह डे की रूटीन थी, बिल्कुल बदली नहीं थी। एक जैसी ही रूटीन उसकी थी और लंबे अरसे से ऐसा था। ड्रेसिंग उसकी, उसका गाउन, उसकी नाइट कैप, उसके शटर्स, उसके बुल्स, उसके बार्स, ये जो पूरी एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन उसने अपने लिए बनाई हुई थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। और हर चीज को वो डेली बेसिस पे मॉनिटर करता था और एनालाइज करता था। उसने जो अपना सर्वेंट भी रखा हुआ था, जो कुक रखा हुआ था, एफएनएस से उसका नाम था। एफएन से भी आप पढ़ सकते हैं, एफएनएस से है वैसे। एफएनएस से वो बुनियादी तौर पर एक मेल था। वो किसी फीमेल को अपने करीब नहीं आने देता था और उसने कुक भी फीमेल नहीं रखा था, इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग उस पर शक करने लग जाएं। तो उसके अंदर एक फियर ऑफ रेप्यूटेशन थी, या फियर ऑफ स्कैंडल था। उसे लगता था कि मेरी रिप्यूट सॉरी कि मेरी रिप्यूट बिल्कुल डैमेज नहीं होनी चाहिए। स्कैंडल से बहुत ही ज्यादा घबराता था कि स्कैंडल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग मेरे बारे में ये राय कायम कर लें। और फिर राइट बर्किन ये कहता है कि उसका जो बेडरूम था, उसका बेडरूम भी एक किस्म का बॉक्स ही था। उसने अपने बेड के ऊपर एक कैनोपी सी रखी हुई थी। देयर वाज अ कैनोपी ओवर हिज बेड। और सोने से पहले वो अपने ऊपर जो है, अपने सर पे
क्लोथ्स कर लेता था, मतलब कोई ब्लैंकेट टाइप कर लेता था। क्यों? सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो घबराता था, वो डरता था। इसके बावजूद कि उसको हर चीज को लॉक करके सोता था, और इसके बावजूद उसके अंदर एक डर सा रहता था कि कोई ना कोई बुराई ना आ जाए, कोई ना कोई बुरी चीज ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए। इस किस्म के फियर्स हमेशा उसकी जिंदगी में रहते थे। उसको बहुत ही ज्यादा मतलब है डराते रहते थे, और वो फियरफुल रहता था। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि जब भी वो सोता था तो अपने ऊपर ब्लैंकेट लेके सोता था, और इसके बावजूद कि वो इतनी केयर करता था और हर चीज लॉक्ड होती थी, स्टिल वो खौफ से कांपता रहता था, और उसे लगता था कि कोई थीव्स आ जाएंगे, और ये तमाम बातें उसके साथ मौजूद रहती थी। बच्चों के बारे में हमेशा बिहेवियर विद द स्टूडेंट्स के हवाले से मैंने बात की है कि वो बहुत ही ज्यादा आप कर लें कि बच्चों के बारे में भी कहता था कि ये बहुत ही ज्यादा शोर करते हैं। दे मेक सच अ नॉइस इन द क्लासरूम्स, इट्स क्वाइट डिसग्रेसफुल। तो वो उनसे भी एक खास किस्म का डिसिप्लिन चाहता था। फिर आप देखेंगे कि वो इत्तेफाकन ऐसा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट है इसकी लाइफ में, कि इस किस्म का पर्सन अभी तक इस एज में वो बिल्कुल कमारा था। ही वॉज ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 40। 40 साल की उसकी उम्र हो चुकी थी, और ही वॉज स्टिल अ बैचलर, बट नो बॉडी हैड नोटिस्ड इट। उसकी वजह क्या थी? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसकी अपनी हैबिट्स इस तरह की थी कि लोग उसकी हैबिट्स को इतना ज्यादा एनालाइज करते थे कि लोग उससे दूर हो जाते थे। क्योंकि जब वो कुलीग्स के पास जाता था उनसे मिलने भी, तो वहां पे जाता था एज अ ड्यूटी, और बैठा रहता था, कोई बात नहीं करता था। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी उसने बैठना होता था वो बैठा रहता था, और फिर बाद में वापस आ जाता था। वो ये समझता था कि ये एक ड्यूटी है बीइंग अ कुलीग, कि मुझे अपने कुलीग्स के पास जाना चाहिए। लेकिन कोई बात उसके पास करने को नहीं होती थी, तो कोई भी बात वो कर नहीं सकता। अब बच्चे ऐसा हुआ इत्तेफाकन कि एक हिस्ट्री का न्यू टीचर स्कूल में आ गया, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, जिसका नाम था मिखाइल सेविच। वो एक यूक्रानियन था, और उसके साथ उसकी एक सिस्टर भी आई, जिसका नाम वेरेंका भी बताया गया बच्चे, और वरिया भी उसका नाम इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर लिखा गया। तो वो जो वेरेंका थी बच्चे, हम उसकी बात करते हैं। ये जो यूराकेनियन टीचर आया है, जो बेसिकली ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाएगा स्कूल में, उसके साथ उसकी सिस्टर भी आई है। और उसकी जो सिस्टर है बच्चे, वो भी तकरीबन 30 साल की उम्र में है, इज एट द एज ऑफ 30 और वेयर अबाउट, मतलब इसी एज में है। बड़ी उन्होंने कहा है कि बड़ी विलो विलो टाइप है, मतलब बड़ी लचकीली, जिस तरह गर्ल्स होती है, रेड चीक्ड। और कहा गया कि शी वाज अ पीच ऑफ अ गर्ल, बड़ी लाइवली थी, बड़ी नॉयसी थी, जिंदा दिल किस्म की, एक्टिव एनर्जेटिक किस्म की लड़की थी। और हर वक्त जब भी उसे मिलते थे तो वो सॉन्ग गा रही होती थी, यूरोकैनियन सॉन्ग्स गाती थी, और हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, या वो हंसती रहती थी। ये उसके मेन बताए गए हैं, उसकी क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए। और अक्सर जो गाना वो गुनगुनाती थी, वो गाना होता था द विंड्स आर ब्लोइंग, द विंड्स आर ब्लोइंग। अब इत्तेफाकन ये हुआ कि एक जगह पे इकट्ठे हुए, तो वहां पे वो बेलेकोव के साथ बैठ गई, और बेलेकोव ने उसे कह दिया कि सच अ नाइस, इस तरह की उसकी तारीफ कर दी। द यूरिकानियन टंग इन इट्स स्वीटनेस एंड delightful sonority is reminiscent of the ancient Greek। उसकी तारीफ कर दी कि ये जो यूरोकैनियन लोग होते हैं, इनकी जुबान भी बड़ी मीठी है, और ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे यूनानी से मिलते जुलते हैं। इससे लड़की बड़ी फ्लैटर्ड हो गई। ये तो बड़ा तारीफ, आपको पता है, फिर तारीफ पे बड़ा
अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो वुमेन के साथ उसका एटीट्यूड जो था बेलेकोव का, वो आपको समझ लग गई होगी कि अभी तक वो कुंवारा था, बैचलर था, और इस एज पर भी कभी उसने शादी की बात नहीं की थी और स्कैंडल से बहुत ही ज्यादा घबराता था, डरता था। अब जब वो खातून आ गई तो इत्तेफाकन हेडमास्टर की वाइफ ने और बाकी जो वाइफ्स थी टाउन में, उनको ये ख्याल आ गया कि क्यों ना इसकी शादी करवा दी जाए बेलेकोव की। और मैरिज का आइडिया वो वेरेनका या वरिया के साथ भी शेयर किया गया, तो उसने इतना बुरा महसूस नहीं किया क्योंकि उसकी लाइफ भी सिर्फ अपने भाई के साथ थी। तो उसे बेहतर लगा कि ठीक है, ये तो अच्छा होगा, शादी कर लेनी चाहिए। और वो भी बुनियादी तौर पर ये जो जिंदगी थी जो वो अपने भाई के साथ गुजार रही थी, उससे तंग आ चुकी थी, क्योंकि लड़कियों को डेफिनेटली शादी करनी होती है और वो ऐसी एज में थी जो एज शादी से अबव हो चुकी थी, तो अब वो सिलेक्शन नहीं कर सकती थी। थोड़ी सी मैं आपको फीलिंग्स बता रहा हूँ फरिया की अबाउट मैरिज, कि अब वो उस एज में शायद नहीं थी जहाँ पे वो सिलेक्शन कर सके कि मुझे इससे शादी करनी है, इससे नहीं करनी। उस एज से वो अबव हो चुकी थी, तो उसके लिए ये लगता था कि ठीक है, जो भी अब मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो ठीक है, उससे शादी कर लेनी चाहिए। और बेलेकॉफ भी बहरहाल उसे कोई ऐसा नहीं लगता था कि जिससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो बेलेकॉफ जिस तरह बाकी टीचर्स के पास जाता था, अपनी ड्यूटी समझता था, इसी तरह फेरेंका के ब्रदर के पास भी जाने लग गया और उनसे मिलने लग गया। लेकिन रूटीन उसकी सेम थी कि वो जाता था और जाके आराम से बैठ जाता था और बैठा रहता था और बैठा रहता था और फिर वापस आ जाता था। अब जब शादी की बात बच्चे चल पड़ी तो बहरहाल वो बर्किन कहता है कि मेरे पास आता था कभी ना कभी, वो मुझसे आया और डिस्कस करने लगा और मैरिज के बारे में उसके अंदर बड़ी अजीब सी एक ख्यालात थे। ये बात तो उसे अच्छी लगी, या उसकी राय इस वेरेंका के बारे में, वरिया के बारे में बड़ी पॉजिटिव थी, और वो कहने लगा कि शी आई फाइंड वेरेंका सविशना एंड एग्रीएबल गर्ल। आई फाइंड वेरेंका सविशना एंड एग्रीएबल गर्ल, कि मुझे ये लड़की जो है ये बड़ी एग्रीएबल लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन फिर वो कहने लगा कि ये जो शादी है, marriage is a serious step. One ought to weigh one's future duties and responsibilities first, so to make sure no evil will come out of it. It worries me so. शादी के बारे में भी बच्चे उसे ऐसा ही लगा कि ऐसा ना हो कि इससे कोई परेशानी आ जाए, इससे कोई बुराई आ जाए, क्योंकि ये तो बहरहाल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा मतलब है, ये काम है जो करना होता है, इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पूरा एक फ्यूचर जो है वो इस पे हेड होता है। और बताने लगा इट वरीज मी सो आई कैंट स्लीप एट नाइट। बर्किन को कहता है कि मैं इतना परेशान होता हूं कि मैं रात को सो नहीं सकता। तो बर्किन ने आगे से कहा कि इसमें तो इतनी हैरानी वाली कोई बात नहीं है, तुम जानते हो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कहता है कि मैं जरा हैरान होता हूँ, जो भाई और बहन है, यानी कि वेरेंका और उसका जो भाई है, उनके ख्यालात बड़े अजीब है। ऐसा ना हो कि मैं शादी करूं तो मैं भी जरा कुछ अजीब चीजों में फंस जाऊं। डिस्कस बाद में करेंगे, अभी समरी करते हैं। मैं भी इन चीजों में फंस जाऊं। मेरा ख्याल है कि मुझे जरा चीजों को थोड़ा वेट करना चाहिए। बर्किन से कह रहा है ये अपने सारे ख्यालात पहले को। खैर, अब बच्चे आगे चलते चलते इसको बहुत सारे अलकाब जो है ना बर्किन इससे देता है। कभी इसको हर्मिट क्रैब कहता है, कभी इसे मग कहता है, एमयूजी मग, कभी इसे वेम्पायर स्पाइडर कहता है। तो आप देखिए बेलेकोव को सारे जो नेम है वो बड़े नेगेटिव दिए गए। हर्मिट क्रैब, मग, वेम्पायर स्पाइडर, आगे एक आध और नाम भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं।
एक दिन किसी ने पूछ लिया उससे, वेरेनका के भाई से, कि हमने सुना है कि ये शादी करने लगी है तुम्हारी सिस्टर जो है। तो आगे से उसका भाई क्या कहता है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, शी मे मैरी अ स्नेक, फॉर ऑल आई केयर, आई एम नॉट वन टू मेडल इन अदर पीपल्स अफेयर्स। तो वेरेनकी का ब्रदर जो है वो बिल्कुल इसे पसंद नहीं करता, क्योंकि सबसे बुरी बात इसे यही लगती है कि ये आता है, आराम से बैठ जाता है और अजीब किस्म की इसके ना कोई बात करता है ना कोई बताता है, जैसे बंदे को वॉच कर रहा हो, जैसे कोई मतलब है वॉचर हो, लुकर हो, जैसे कोई गार्डियन हो, जैसे कोई इंस्पेक्टर हो, इस तरह बंदे को इंस्पेक्ट करता रहता है। फिर बच्चे ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद एक किसी ने द एंथ्रोप इन लव, उस नामी एक इंस्क्रिप्शन लिख दी, द एंथ्रोप इन लव, ये इबारत लिख दी, द एंथ्रोप इन लव, एंथ्रोप इन लव, ये बड़ा नोट करने वाली बात है। अब ये बाकियों के पास भी आई, ये वाली चीज जो लिखी गई थी, द एंथ्रोप इन लव, टीचर्स के पास भी किसी ने भेजा, इसके पास भी भेजा। इसने जब पढ़ी वो इबारत तो इसे लगा कहीं मेरे लिए लिखा गया, तो इसे बहुत बुरा लगा कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये पब्लिक ओपिनियन से बहुत ज्यादा डरता है, बहुत ज्यादा घबराता है, बहुत केयर करता है। आगे इस पे फिर बात करेंगे, समरी पे आते हैं। अब बच्चे क्या हुआ, कुछ दिन के बाद 1 मई था और वो स्कूल का रीयूनियन डे था, उसमें टीचर्स ने भी आना था, स्टूडेंट्स ने भी आना था। तो ये अभी जा ही रहा था कि उधर से जो वेरेनका है और उसका ब्रदर है, वेरेनका एक साइकिल पे जा रहा स्कूल और उसकी सिस्टर जो उसके साथ, मतलब वेरेनका एक साइकिल पे स्कूल जा रही थी और उसका ब्रदर अलग साइकिल पे स्कूल जा रहा था। और साथ वो तो हमेशा की तरह हंस भी रही थी और गुनगुना भी रही थी। अब बच्चे ये बात इसे बहुत ही ज्यादा बुरी लगी कि क्या खवातीन भी साइकिल पे जा सकती हैं, क्या खवातीन को भी साइकिल चलानी चाहिए। इतनी ज्यादा बुरी लगी कि ये उस मीटिंग में गया ही नहीं और वहां रास्ते से ही वापस आ गया। और रास्ते से जब वापस आया तो फिर बाद में मतलब मीटिंग ही नहीं अटेंड की, और उसके बाद वेरेनका के ब्रदर के पास गया और उससे कहने लगा कि मेरे हिसाब से, उससे बात की कि मेरे हिसाब से खवातीन को और टीचर्स को साइकिल नहीं चलानी चाहिए, साइकिल नहीं चलानी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चलानी चाहिए। उसे कहता है कि मैं बड़ा नाखुश हूं तुमसे और मुझे बड़ी हैरत है, और आई एम अ वेटरन एंड यू आर ओनली बिगिनिंग योर करियर। मैं पुराना टीचर हूं, अच्छा टीचर हूं, तुम सिर्फ अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं ये मेरी ड्यूटी समझता हूं, बीइंग एल्डर कुलीग, कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम भी साइकिल चला रहे थे और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं और आप खुद साइकिल चलाएंगे तो ये बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। जो उसका ब्रदर था वेरेनका कोवालेंको जो है बच्चे, उसने आगे से कहा कि भाई ये क्या बात हुई, मैं साइकिल चलाऊं ये मतलब इससे मेरे बच्चों को क्या फर्क पड़ता है, मेरे स्टूडेंट्स को इससे क्या फर्क पड़ता है, इसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है। तो वो फिर मजीद कहने लगा बेलेकोव, तो मैंने तुम्हारी सिस्टर को भी देखा था और वो भी साइकिल चला रही थी। तो वो आगे से कहता है कि भाई इससे क्या मुराद है, मतलब क्या तुम कहना चाहते हो, व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम मी, अब तुम क्या कहना चाहते हो। इससे ये आगे बड़ा गुस्से में आ गया बेलेकोव और उससे क्या कहने लगा, मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ख्याल करना चाहिए, तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। तुम पहले भी जो शर्ट्स पहनते हो वो बड़ी एम्ब्रॉयडर्ड होती है, बड़ी कढ़ाई वाली होती है, इस तरह के तुम लिबास पहनते हो, तुम्हारी बहन साइकिल चलाती है, ये क्या बात है, ये मतलब
ये जब किसी को पता चलेगा, हेडमास्टर को या बाकी लोगों को, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने आगे से कहा कि इट इज नो मैन्स बिजनेस वेदर माय सिस्टर एंड आई राइड अ बाइसिकल और नॉट। कहता है ये तो किसी को इससे परवाह ही नहीं होनी चाहिए, मैं साइकिल चलाऊं, मेरी सिस्टर चलाए, ये तो कोई मैटर ही नहीं करता। लोगों को मेरे मामलात में दखल ही नहीं देना चाहिए, और अगर वो मेरे मामलात में दखल देते हैं, दे शुड गो टू हेल्प। वो जब ये लफ्ज इसने बोले तो इसे और ज्यादा गुस्सा आ गया, और इसने कहा क्योंकि तुमने मेरे साथ बदतमीजी कर दी है और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं फिर जाता हूं। और उसके साथ बड़े गुस्से से देखने लगा। और वो कहता है मैं बड़ा हैरान हूं कि अथॉरिटीज को पता चलेगा तो क्या होगा। आगे से वेरेंका के ब्रदर ने कहा कि जो होगा फिर अथॉरिटीज ने जो करना है कर ले, अथॉरिटीज को इससे क्या है। तो ये कहता है खबरदार, मेरे सामने तुमने बिल्कुल ऐसी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने अथॉरिटीज के बारे में, मैं अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा ऑनर करता हूँ। वो कहता है मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है। तो इससे वो उसे एक धक्का सा देता है। जब धक्का देता है बच्चे, तो ये नीचे जा गिरता है सीढ़ियों से। नीचे गिरते गिरते आखिरी सीढ़ी तक आ जाता है। इतने में वेरेंका आ रही होती है। वो जब ये सीन देखती है तो वो हंस पड़ती है, हंसने लग जाती है ऊंची ऊंची हा 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 करके। तो ये जब घर जाता है बच्चे, तो उसके बाद बिस्तर पे लग जाता है। और इतनी ये बात इसके दिल पे लगती है कि आखिरकार ये मर जाता है।